नमस्कार। हर बार की तरह आज भी मैं आपका अपना राजीव भार्गव अपने चैनल भृगु लीनियज पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ईश्वर ने हमें धरती पर एक जीव के रूप में भेजा है। जीवित हैं तो बीमारियां भी होंगी। ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है तुरंत इलाज की। हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिसाल के तौर पर दांत को ही ले लीजिए। आप कभी ना कभी जरूर दांत के दर्द से दो चार हुए हों। दांत का जरा सा दर्द तड़पा देता है। निदान एक डेंटिस्ट। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं जानी मानी दांतों की चिकित्सक डॉक्टर पुनिया तनेजा। आपका जन्म साउथ एक्स दिल्ली में डॉक्टर नवीन एवं डॉक्टर सोनल तनेजा जी के परिवार में बड़ी बेटी के रूप में हुआ। आपने बीडीएस, एमडीएस इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और फेलोशिप इन मैक्सिलोफेशियल ऑन्कोलॉजी की डिग्री ली है। नमस्कार पुनिया जी। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। आपने अपनी पढ़ाई व ट्रेनिंग के दौरान इतने सारे डिपार्टमेंट्स में कार्य किया है। आपकी इजाजत हो तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ नाम पढ़ देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी। अब दिमाग में एक चीज आती है कि क्या सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वो इन सब डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है उनको भी? जो स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उन सबको तो इतना इससे ज़्यादा करना होता है, बट जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 6.5 मंथ्स की कंपल्सरी ट्रेनिंग ये सारे डिपार्टमेंट्स में करनी आवश्यक है, बिकॉज़ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डेंटिस्ट्री और मेडिकल डॉक्टर्स के बीच में एक ब्रिज है और ये सब के ट्रेनिंग करने से दोनों ब्रिज जो है वो ब्रीच हो रहे हैं कि हमें ये ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। आप एक बीएलएस सर्टिफाइड प्रोवाइडर हैं। इस टर्म का क्या मतलब होता है? बीएलएस का मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन को करना ज़रूरी है। ये भी ट्रेनिंग का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। बीएलएस में हम सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन करते हैं। इसमें अगर कोई मरीज़ है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है या फिर फेफड़ों में उसको साँस लेने की कमी हो गई है, हम उसमें कार्डियक कंप्रेशंस देते हैं, जो कि सीपीआर हर एक इंडिविजुअल को पता है। उसमें हम लोग ऑक्सीजन पेशेंट का हम नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। उसको कंप्रेशंस देके वो या तो सिंगल पर्सन कर सकता है या 2 लोग कर सकते हैं। सो बेसिकली उसमें ये होता है कि आपका पल्स जो है पल्सलेसनेस हो जाती है, यानी कि आपको पल्स सुनाई देनी बंद हो जाती है या फिर ब्रीदिंग बंद हो जाती है। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि पेशेंट को एक कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। जब भी हम दांतों की बात करते हैं तो तुरंत डेंटिस्ट का ख्याल आता है। ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या है? यूजुअली लोगों को ये नहीं पता है कि डेंटिस्ट्री में फर्दर 9 ब्रांचेस हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जो कि आप सिर्फ दांतों के लिए नहीं होती है, दांतों के अलावा भी मतलब आपका पूरा हेड एंड नेक रीजन यानी कि आपका पूरा फेस। मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो हैं वो गार्डियंस ऑफ द फेस होते हैं। वो जबड़े की हर टाइप की सर्जरी कर सकते हैं, वो ओंको सर्जरी कर सकते हैं, यानी कि जो आपका ओरल कैंसर होता है उसकी सर्जरी करते हैं। अगर आपको अपना जबड़ा आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है उसकी सर्जरी कर सकते हैं। जो थर्ड मोलर यानी कि अक्कलदाढ़ है उसकी सर्जरी कर सकते हैं। और अभी रीसेंट टाइम्स में 2022 में 6 दिसंबर में एक लीगल नोटिफिकेशन है कि हम एज मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, हम भी कर सकते हैं। क्या कारण रहा कि आपने एस्थेटिक फील्ड को चुना? मेरे फादर एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो वो फर्स्ट इंजेक्टर थे दिल्ली में, फर्स्ट इंजेक्टर थे बोटॉक्स के। तो शुरू से मेरे को उनको देख के इंस्पिरेशन मिला इस फील्ड में। नॉट जस्ट ग्लैमर, इस फील्ड में आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो और ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोगों की जान बचाओ तभी आप एक अच्छे डॉक्टर हो। अगर आप लोगों को पूरे लाइफ टाइम में अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हो, तब भी आप एक बहुत एसेंशियल पार्ट सोसाइटी को दे रहे हो। आज आप इतनी फेमस डॉक्टर हैं। बचपन से ही आप पढ़ाई लिखाई में होशियार थी या ये लगन बाद में लगी?
मैं शुरू से ही पढ़ाई में मतलब मेरा रुचि पढ़ाई की तरफ थी। ऐसा नहीं होता था कि मेरे मम्मी-पापा को मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़े। इनफैक्ट वो मुझे उन्हें ये बोलना पड़ता था कि तुम पढ़ो मत, अब थोड़ा ब्रेक ले लो। तो मैं कंटीन्यूअस पढ़ने वाले बच्चों में से हूँ। एस्थेटिक प्रोसीजर से हम क्या समझते हैं? एक शब्द बोटॉक्स बहुत बार सुना जाता है। क्या ये नुकसानदेह होता है? बोटॉक्स नुकसानदेह नहीं है। बोटॉक्स बेसिकली एक ब्रांड नेम है, जो लोगों को ब्रांड नेम की तरीके से पता है। बोटॉक्स बेसिकली है बोtulinum टॉक्सिन। तो ये जो टॉक्सिन है, ये बेसिकली नॉर्मल नेचुरल पदार्थ ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल है। और इसमें हम बेसिकली जो आपके जो मसल्स हैं, यानी कि मांसपेशियाँ, आपकी फेस की जो नॉर्मल एज में डायनामिक लाइन्स बन जाती हैं, जैसे कि फ्राउन लाइन्स बन जाती हैं, जो अगर आप उसे ठीक नहीं करवाओगे कुछ टाइम तक, तो वो स्टैटिक लाइन्स बन जाएँगी। तो बोटॉक्स करवाने से आपका जो ये मांसपेशियाँ हैं, वो रिलैक्स हो जाएँगी। बोटॉक्स सिर्फ एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए नहीं, अगर आपको अपने टीएमजे यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो आपके जबड़े और टेम्पोरल बोन के बीच का जॉइंट होता है, अगर वहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, तो बोटॉक्स तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ वो सुंदरता के लिए नहीं यूज़ होता है। बहुत सारे और भी तरीके हैं उसको यूज़ करने के। आप गर्दन में अगर किसी को पेन हो रहा है, तो आप ट्रैप मसल का बोटॉक्स तब भी आप दे सकते हैं। काफ़ी सुनने में आता है कि बहुत सेलिब्रिटीज़ ने आईवी ग्लूटाथियोन का सेवन किया और कोलैप्स हो गए। ऐसा क्यों? आईवी ग्लूटाथायोन जो है, हम यूजुअली ओरल अगर ग्लूटाथायोन पेशेंट्स को दें तो उनको इतना दिक्कत नहीं है। आईवी ग्लूटाथायोन बेसिकली डिस्कवर ही इसलिए हुआ कि कैंसर पेशेंट्स में ये दिया गया, और कैंसर पेशेंट्स को देने के बाद उनकी स्किन का जो टोन है और स्किन की ब्राइटनेस वो इम्प्रूव हुई। बट आईवी ग्लूटाथायोन इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। वो बाद में आपकी ग्लूटाथायोन आपके लिवर में टॉक्सिसिटी कर देगा, आपके लिवर में टॉक्सिन्स भर देगा, और जिसकी वजह से आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और अभी रिसेंटली सेलिब्रिटीज़ ने फास्टिंग करते वक़्त इस प्रोडक्ट को लिया, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे सकता है। हर डॉक्टर, मैं भी एज़ मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं दे सकती इस प्रोडक्ट को। अभी हमने आपसे बोटॉक्स शब्द के बारे में जाना। ये कितनी देर रहता है? बोटॉक्स की जो लॉन्गेटिविटी है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा बोटॉक्स यूज़ कर रहे हैं। आजकल मार्केट में चाइनीज़ बोटॉक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो कि अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स दे रहे हैं। अब वो चाइनीज़ बोटॉक्स, उसकी लॉन्गेटिविटी इतनी नहीं होती है। जो नॉर्मल एरेबिन का बोटॉक्स है, वो उसकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं, वो उसपे ज़्यादा चार्ज करते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि जो चाइनीज़ बोटॉक्स, वो ऐसा कुछ है भी मार्केट में। तो उन लोगों को ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एलर्बिन का ही बोटॉक्स जो है, वो मेन यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट चाइनीज़ बोटॉक्स जो ग्रे मार्केट में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक नॉर्मल अच्छा बोटॉक्स जो है, वो लगभग 4 टू 6 मंथ्स लास्ट करता है। उसके बाद धीरे-धीरे 6 मंथ्स के बाद उसका जो असर है, वो कम होने लगता है। आपका दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में अपना एक सेटअप है। वहाँ और कौन-कौन से एस्थेटिक प्रोसीजर्स आप करती हैं? बोटॉक्स के अतिरिक्त मैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स, स्किन वीव यानी कि एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है, जो कि माइक्रो ड्रॉपलेट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड उसका बना हुआ होता है। उसके अलावा लेजर्स, इंडियाक लेजर्स, केमिकल पील, हाइड्राफेशियल, स्किन टाइटनिंग, हाइफू, और उसके अलावा पीआरपी, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जो पेशेंट के खुद ही ब्लड से निकाल के हम पेशेंट को रिजुविनेट करते हैं। उसके अलावा एक्सोसोम थेरेपी और मीजोथेरेपी में भी हेयर मीजोथेरेपी, जो कि कॉन्कॉक्शन होता है कुछ नेचुरल अमीनो एसिड्स का, उसको हम यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग जो फोटोथेरेपी होती है, इंफ्रारेड जो लाइट से जो फोटोथेरेपी होते हैं, वो भी एक नेचुरल प्रोसीजर ही है, बेसिकली लाइट थेरेपी है। तो उससे भी स्पेशली जो पेशेंट्स है जिनकी हाइपर पिगमेंटेशन है, हम उसमें वो यूज करते हैं। लीगली बात करें तो एस्थेटिक प्रोसीजर कौन-कौन कर सकता है? देखा गया है कि आजकल काफ़ी डेंटिस्ट इसमें अपना हाथ आज़माने लगे हैं।
जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, जो मेडिकल काउंसिल है, वो प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट को ये रिकमेंडेशन देती है कि सिर्फ यही दोनों कर सकते हैं। बट जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ, जो स्टेट डेंटल काउंसिल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को ही ये बोलती है कि वो ही एस्थेटिक प्रोसीजर कर सकते हैं। इसका लीगल नोटिस 6 दिसंबर 2022 को आया। उसके बाद काफी लोगों ने ये भी बोला कि कोई नॉर्मल डेंटिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस करे और अखबार में भी उल्टी सीधी चीजें आई, पर वो सब जो लोग हैं वो सिर्फ जनरल डेंटिस्ट थे और वो लोग लीगल नहीं थे करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही ये प्रोसीजर कर सकता है अमंग्स द डेंटिस्ट फ्रेटर्निटी। जब आप ऑन्कोलॉजी में फेलोशिप कर रही थी तो वहाँ आपने क्या-क्या सीखा? ऑन्कोलॉजी जब मैं कर रही थी, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रही थी, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे और मैंने ये बात देखी कि हमारी कंट्री में तंबाकू चबाने वाले और जो तंबाकू का सेवन करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों को कैंसर बहुत ज्यादा उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि उनको कैंसर हो रहा है और छुपा रहे हैं और बहुत लेटर स्टेज में आते हैं कि जिसके बाद हम सर्जरी भी करें या फिर अगर हम उनको मतलब सिकाई और कीमोथेरेपी भी दें, उसके बाद भी उनका हम जीवन 3 से 5 साल ही आयु उनकी बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा नहीं। वो लोग जल्दी आते नहीं हैं और लोगों को सेल्फ ओरल एग्जामिनेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और कि तंबाकू की आदत अगर है भी किसी को लत, तो उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। कैंसर नाम ही बहुत डरावना है। एक सामान्य व्यक्ति को कैसे पता लगे कि उसको कब और कैसे कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? अगर आपको 14 दिन से ज्यादा अगर कोई छाला आपके मुंह में है, तो आप उसमें आपको सबसे पहले एक डेंटिस्ट को दिखाना आवश्यक है। उसके अलावा आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होगी, आपको होर्सनेस यानी कि भारीपन आपके गले में महसूस होने लगेगा, आपको बहुत टाइम तक आपकी हीलिंग उस जगह पे नहीं होगी। तो अगर आपका 14 दिन से ज्यादा आपके मुंह के अंदर है छाला, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर उसकी बायोप्सी करेगा और बायोप्सी से पता चलेगा कि है या नहीं है। कई पेशेंट्स को कैंसर से पहले की भी स्टेज, जिसे हम प्री कैंसरस लीजन्स कहते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया, ये सब होता है। तो एटलीस्ट अगर वो जल्दी आके जल्दी डायग्नोज करवा लेंगे और ल्यूकोप्लेकिया स्टेज पे पेशेंट का पता चल जाएगा, तो हम उस पेशेंट को आगे कैंसर होने से बचा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट अपनी आदत नहीं छोड़ पाता, तो उसकी उस आदत के समापन का क्या तरीका है? टोबैको काउंसलिंग सेंटर्स इंडिया में बहुत सारे हैं। उसमें पेशेंट इनरोल कर सकता है, जहाँ पे पेशेंट को एनआरटी यानी कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या तो च्युइंगम के फॉर्म में होगी, जो कि डोज टाइट्रेशन होगी। उसके बाद नहीं तो पेशेंट अगर फिर भी आदत नहीं छुड़ा रहा, तो तो फिर पेशेंट को ट्रांसडर्मल पैच जो होता है, ट्रांसडर्मल पैच लगाया जाएगा, जिसमें पूरे दिन 24 आवर्स तक पेशेंट का थोड़ा थोड़ा निकोटीन जाएगा, जिससे कि पेशेंट को ऐसे, क्योंकि ये भी एक ड्रग की तरह है, अचानक से नहीं छोड़ा जा सकता है, बट धीरे धीरे डोज टाइट्रेशन से इसे धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। बट उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलर्स टोबैको सेसेशन सेंटर्स पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्कूल्स में अवेलेबल है। टोबैको सेसेशन सेंटर्स पे भी साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं। एस्थेटिक और ऑन्कोलॉजी, इसके अलावा आपके इस फील्ड में और क्या-क्या है? हमारे फील्ड में सबसे ज्यादा जैसे कि अगर जॉ में यानी कि जबड़े में कोई सिस्ट बन रही है, तो हम उसका इलाज हम लोग करते हैं। उसके अलावा जो मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में किसी का ऊपर से नीचे तक का जो आपका फेस का कोई भी बोन का फ्रैक्चर होता है, इसको हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के जबड़ा आगे आ रहा है, तो हम उसको सर्जिकल करेक्शन करते हैं, जैसे कि स्केलेटल मैलोक्लूजन कहा जाता है। तो स्केलेटल मैलोक्लूजन वो अलग होता है डेंटल मैलोक्लूजन से। मतलब कि मैलोक्लूजन का मतलब कि दांत सही न बैठना। तो दांत सही, जैसे कि ऑर्थो के केसेस में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ब्रेसेस लगाते हैं, उनका दांतों का मैलोक्लूजन है। बट कई बारी जो जबड़ा ही किसी पेशेंट का जेनेटिकली ही आगे होता है, तो हम उसको ऑस्टियोटमी से और इन सब चीजों से हम उसे ठीक कर सकते हैं और हम उसे नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को टीएमजे डिसऑर्डर्स जो हैं, जैसे कि आपके जो दर्द हो रहे हैं, आपको टीएमजे यानी कि यहाँ पे जो जॉइंट होता है, उसमें अगर आपको दर्द हो रही है, तो
तो हम उसका भी इलाज हम लोग करते हैं। उसके अलावा ओरल कैंसर का इलाज हम लोग करते हैं। तो हमारी ब्रांच में फर्दर 11 ब्रांचेस हैं। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट भी एक ब्रांच है हमारी। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक बहुत वास्ट प्रोसीजर है और 3 इयर्स की ट्रेनिंग इसमें काफी नहीं है। जैसे एक सर्जन एमएस के बाद करता है एक एमसीएच, उसी तरीके से मैक्सिलोफेशियल सर्जन एमडीएस के बाद फेलोशिप करता है और फर्दर ट्रेनिंग अपने इंटरेस्ट और फील्ड में करता है। थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन के नाम से ही लोग बहुत घबराते हैं। अगर किसी ने नहीं कराया और उसको तकलीफ है तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? और यूजुअली लोग थर्ड मोलर से डरते हैं, क्योंकि डरना भी चाहिए, क्योंकि कई बारी हर केस में ऐसा भी होता है कि अगर कोई सही डॉक्टर से नहीं करवाए तो जो नस होती है, इंफीरियर एल्वेओलर नर्व जो होती है, वो थर्ड मोलर के पास होती है। अगर वो दबा दी जाए तो पैरेस्थीसिया यानी कि वहां पे टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि छींटी छींटी जैसा लगेगा। बहुत टाइम तक आपको सुनपन वहां पे रहेगा, प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया रहेगा। उसके अलावा कभी कभी जबड़ा भी टूट सकता है। तो अनिवार्य है कि आप एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही इसका इलाज करवाएं। और अगर आप थर्ड मोलर ज्यादा देर तक रखेंगे तो एक सिस्ट, जिसे हम कहते हैं डेंटिजरस सिस्ट, वो बनने के वहां पे चांस हो सकता है। और उसको निकालने अगर नहीं निकालेंगे तो वो आगे के भी दांतों में कीड़ा कर देगा। और आगे जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसका ये दांत नहीं निकाला तो उसमें हो सकता है कि वो उसका मैल अलाइनमेंट यानी कि आगे के दांत ऊबड़ खाबड़ कर दे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस इन द जॉ। दिल्ली के बाद आप आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ गई थी, तो वहां काफी समय रही भी। दिल्ली या लखनऊ? क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो हाँ मैं दिल्ली ही बोलूंगी। कुछ चीजों में लखनऊ अच्छा है। लखनऊ की लाइफ इतनी फास्ट नहीं है जैसे कि दिल्ली की लाइफ है। बट हाँ ये जरूर है कि जो एजुकेशन सिस्टम है और जो स्टूडेंट के तरफ जो टॉक्सिसिटी है वो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में जो टीचर्स हैं वो बहुत अप्रोचेबल थे और उनके पास आप जाया जा सकता है, उनसे आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लखनऊ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अभी मतलब कोई बच्चा प्राइवेट से करके आए दिल्ली से तो उसको अडेप्ट करने में काफी टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होता है। बट हाँ ये भी है कि आपको लाइफ संभालनी उसके बाद आ जाती है, आपको समझ आ जाता है कि आपको लाइफ में कैसे डील करना है हर सिचुएशन को। ये अगर आप यहाँ से अगर कोई बंदा केजीएमसी से या कहीं से करेगा तो वो कहीं और भी एडजस्ट हो सकता है, कहीं भी एडजस्ट हो सकता है इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में। आपका नेक्स्ट बैच जो इस प्रोफेशन को अपनाने की तैयारी में लगा है, खास तौर पे गर्ल्स, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जो गर्ल्स हैं उनको यूजुअली हमारे फील्ड में गर्ल्स नहीं लेती थी पहले मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये फील्ड जो है ये मेल डोमिनेटेड है, क्योंकि हमारे को बहुत ज्यादा इसमें, और ये बात सच भी है कि हमें बहुत ज्यादा दम की जरूरत है, क्योंकि हमारे को जो जबड़ा है उसे पकड़ना पड़ता है। तो जबड़े की बहुत सारा ओक्लूजल फोर्सेस, जो दांतों की इतनी फोर्स लगती है और इतनी लंबी लंबी घंटे की सर्जरी होती है, तो इतना आसान नहीं है। पर आप आगे जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बाद आगे जो ब्रांच चुनेंगे वो सोच समझ के चुनिएगा, क्योंकि एक गर्ल को एक वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ काम नहीं। तो वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैरिड हैं और लंबे लंबे आपके ड्यूटी आवर्स होते हैं, देर से आना भी होता होगा, सुबह जल्दी जाना भी होता होगा, आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने वर्क एंड लाइफ? वर्क लाइफ बैलेंस करना इतना आसान नहीं होता है। सुबह उठना, सुबह उठ के अपने आप को पुश करना, बेसिक ब्रेकफास्ट का प्रेपरेशन करना, उसके बाद जाना, उसके बाद आना, उसके बाद बहुत सारे लोगों को केटर करना, बिकॉज आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और पर इसके साथ साथ ये भी है कि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान बिजी है। तो मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे इन लॉज वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। पूरे के पूरे मेरा जो 1 ईयर का जो फेज था लखनऊ में, उसमें मैं लिटरली 30 से 36 आवर्स के बाद घर आती थी। वो मेरा टिफिन प्रेपरेशन से लेकर जितना भी जब आती थी मुझे अगर कोई मेरे प्रॉब्लम भी होती थी मैं सब कुछ उन्हें बताती थी, कि उस टाइम मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं थी। तो और उस टाइम मेरे हस्बैंड भी वो भी अपनी एसआरशिप कर रहे थे, वो भी हर टाइम अवेलेबल नहीं होते थे। तो आपको एक सपोर्टिव फैमिली की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले कर दो, अगर फैमिली सपोर्टिव है तो आप कर सकते हो। तो आपको पेरेंट्स और इन लॉज सही मिल जाए तो उससे बेटर और कुछ नहीं है। आपकी हॉबीज क्या हैं? आपके स्पेशल इंटरेस्ट किसमें है? मुझे सिंगिंग पसंद है और मुझे उसके अलावा मैं
कोट्स और राइटिंग, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। उसके अलावा मैं पेंटिंग भी करती हूँ कभी-कभी जब मेरा मन करे तो। आपने अभी ज़िक्र किया गाने का, 2 लाइन हमारे लिए? English song मैं सुनना सकती हूँ। We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the spark starts and standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the body, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said, stay away from Juliet, and you were crying on the staircase, begging you please don't go. आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, कुछ बताइए इन अवार्ड्स के बारे में? मुझे अवार्ड्स जैसे 10th क्लास में मैं थी तो मुझे एकेडमिक अवार्ड मिला था। 10 सीजीपीए का अवार्ड मिला था, तब सीजीपीए सिस्टम था। तो सीजीपीए सिस्टम में उस टाइम पे मुझे 10 सीजीपीए का अवार्ड मिला था। उसके अलावा मेरे को अपने पूरे बीडीएस के टाइम पे जो चारों हमारे, क्योंकि बीडीएस भी 5 साल की होती है, 4 साल का बीडीएस का अंडर ग्रेजुएट ड्यूरेशन होता है और उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है। सो 4 साल की बीडीएस की जो ड्यूरेशन में मुझे चारों साल अवार्ड्स मिले। उसके अलावा जो एमडीएस का जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैं यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के मैं अपने ब्रांच की टॉपर रही, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके अलावा जो थर्ड ईयर था उसमें मैं सारे जितने भी कॉलेज थे मेरे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, उसमें मैं ओवरऑल अपनी ब्रांच में मैं सेकेंड रही और थ्योरी में मैं फर्स्ट रही, बट प्रैक्टिकल मिला के मेरा रैंक सेकेंड था उसमें जो थर्ड ईयर में। उसके अलावा जो मेरी फेलोशिप थी उसमें भी मैं थ्योरी में टॉपर रही और ओवरऑल भी मैं टॉपर रही। तो ये मेरी जर्नी है। डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।